क्या आप जानते हैं कि दुनिया में वाइट कलर का सिर्फ एक ही ज़राफ़ा रह गया है जो कि अफ्रीका के मुल्क कीनिया के अंदर पाया जाता है। ये अपनी नस्ल का अकलौता आखिरी ज़राफ़ा है क्योंकि इसकी फैमिली को मकामी लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए यानी कि इसकी खाल और इसके गोश्त के लिए इसे कत्ल कर दिया, जिसमें इसका छोटा बच्चा भी शामिल है। इसके बाद इसके सींग नुमा उभार पर एक GPS टैग को लगा दिया गया जो कि हर घंटे बाद इसकी लोकेशन बताता है कि वो इस वक्त कहाँ घूम रहा है। सीरियसली ये ह्यूमैनिटी का सबसे वर्स्ट पहलू है और इसीलिए शायद नेचर खुद से इंसानों से एक छोटे से वायरस की सूरत में इंतकाम भी ले रही है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 64 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। This is the world's first ever full-scale moving Gundam. ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि मशीन्स बनाने के अंदर जापान का कोई मुकाबला नहीं, खास तौर पर रोबोटिक्स में। और इसके पीछे एक बहुत अहम रीज़न भी है क्योंकि इनके रोबोटिक कॉन्सेप्ट के अंदर इवन के टॉयज के अंदर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी भी दुनिया अभी तक डेवलप कर रही है। लेकिन जापान ने हाल ही में एक 60 फुट ऊंचे रोबोट को तैयार करके एक बार फिर से दुनिया को हैरान कर दिया, और वो भी जस्ट फन के तौर पर। लेकिन ये रोबोट रियल है जो कि अपने जिस्म और पाँव को मूव करने के अलावा वॉक भी कर सकता है। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? वेल, ये सब एक मार्केटिंग पर्पस के लिए किया गया है क्योंकि जापान के अंदर एक कार्टून कैरेक्टर बहुत मशहूर है जिसके अंदर एक बच्चा एक बहुत बड़े साइज के रोबोट को तैयार करता है जिसका नाम है गॉन्डम, और वो इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल करता है। और इसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर बहुत सारी फिल्म्स भी बन चुकी हैं जो कि ये बताती हैं कि ये कैरेक्टर जापान में किस कदर फेमस है। अब इसी रोबोट की फ्रेंचाइज रखने वाली कंपनी ने सोचा कि क्यों ना इस फिक्शनल रोबोट को हम लोग रियल में तैयार करें, जो कि इन जापानीज लोगों के लिए तो बिल्कुल टाइम पास का काम है। 2014 के अंदर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया जो कि 2020 के अंदर मुकम्मल हो गया और 25 टन वजनी इस रोबोट को तैयार कर लिया गया जो कि मूव भी कर सकता है, बिल्कुल ट्रांसफार्मर्स की तरह। लेकिन अगर हम रियलिटी ग्राउंड्स पर बात करें तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम फिल्म्स के अंदर भी देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि इंसान इतने बड़े साइज के रोबोट्स को कंट्रोल करते हैं जो कि एलियन लाइफ से लड़ने के लिए इंसानों की मदद करते हैं, और इंसान बिल्कुल इन्हें एक पायलट की तरह कंट्रोल भी करते हैं। मिसाल के तौर पर पैसिफिक रिम मूवी के अंदर ये सब दिखाया गया है, लेकिन इसे हकीकत बनने में अभी बहुत वक्त बाकी है क्योंकि इतने बड़े साइज के लिए सबसे बड़ा मसला इसका खुद का वजन, हवा की फ्रिक्शन जो कि साइज बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, इसके अलावा पावर सोर्स जो कि कभी ख़त्म ना हो, और ऐसा एरिया जहां पर ये फ्रीली मूव कर सकें और अपने एक एक कदम पर ज़मीन को धंसाते ना जाएं। ये सब की सब मुश्किलात आज इन चीज़ों को हकीकत बनने से रोके हुए हैं, वरना शायद आज की रिवायती जंगों के अंदर आप कुछ इसी तरह के रोबोट्स को इंसानों की बजाय लड़ते हुए देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप जापान से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हकीकत है कि अगर जापान ना होता तो पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी बोरिंग होती। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी स्पेस डार्क है, बिल्कुल खाली, जहां पर ज़्यादातर हिस्सों के अंदर दूर दूर तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सूरज सबसे बड़े साइज का है जो कि हमारी ज़मीन से साइज के अंदर 13 लाख गुना बड़ा है, जिसकी रोशनी की वजह से हम ज़मीन पर सब कुछ देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतने बड़े साइज के सूरज की इस कदर रोशनी के बावजूद हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हर जगह अंधेरा क्यों है? क्यों हमें प्लूटो तक सब कुछ साफ साफ नज़र नहीं आता, बिल्कुल जैसे सूरज या चांद ज़मीन से नज़र आते हैं? तो डोंट वरी, आप ऐसा सोचने वाले अकेले शख्स नहीं हैं। दरअसल होता कुछ यूँ है कि सूरज की रोशनी जो हम ज़मीन पर देखते हैं, जो कि हर तरफ हमें दिखाई देती है, इसकी वजह हमारी ज़मीन के गिर्द मौजूद एटमॉस्फेयर या इसका माहौल है, जिसमें मौजूद गैसेस और डस्ट पार्टिकल और पानी के मालिक्यूल से रोशनी टकरा कर स्पेस के अंदर हर तरफ बिखर जाती है। इसीलिए हमें रोशनी दिखाई देती है। नीला रंग सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है तो आसमान हमें नीला दिखाई देता है, जबकि रियल के अंदर आसमान का खुद का कोई कलर ही नहीं है, बिल्कुल सूरज की तरह। क्योंकि हमारा वो सूरज जो हमें ज़मीन से दिखने पर येलो नज़र आता है वो एक्चुअल के अंदर वाइट है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होने से ही येलो नज़र आता है। लेकिन स्पेस के अंदर ये सब नहीं है, इसलिए रोशनी की किरणें सीधा ट्रैवल करती हैं और जब भी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं तो बस वही ऑब्जेक्ट ही हमें दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते तभी हैं जब कोई रोशनी हमारी आंखों के लेंस से आकर टकराए। आप लोगों ने यकीनन हीर रांझा या लैला मजनू के प्यार के किस्से तो ज़रूर सुने होंगे, लेकिन आइए आपको मिलवाते हैं परिंदों के इमरान हाशमी से। और ये बहुत ही रोमांटिक तरीके से एक बेहतरीन घर को बनाकर और इसे सजाकर मादा को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो इनकी 20 के करीब नस्लें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक नस्ल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है वोगल कॉब।
ये न्यू गिनी जजीरे पर पाए जाते हैं और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये तोतों की आवाज़ को भी कॉपी कर सकते हैं, यानी कि मिमिक्री कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ये बेहतरीन तिनकों से अपनी झोंपड़ी को सजाकर पहले इसके अंदर 2 मोटे तिनकों के जरिए इसका सतून लगाकर इस घर को खड़ा करते हैं और इस झोंपड़ी के सामने का हिस्सा साफ करके वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें सजाकर इसका मेल परिंदा अपने महबूब का इंतज़ार करता है। ये फूल, खुश्क पत्ते, फल, बीज, चमकने वाले कीड़े, बीटल्स, कोयला, फंगस, हत्ता के हिरण की मेंगनों को भी, यानी हर किस्म के कलर को इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि पता नहीं इसके महबूब को कौन सा कलर पसंद आ जाए। ये इन सब चीज़ों का ढेर लगाकर इन्हें खास तरतीब से रखता है और अक्सर इन चीज़ों को पूरा करने के लिए वो साथ वाले परिंदों की झोंपड़ी से भी चीज़ों को चुरा चुरा कर लाता है। इसके अलावा इंसानों की फेंकी हुई चीज़ें, मसलन प्लास्टिक की बोतल, इसके रंगदार ढक्कन वगैरह को भी ये सजावट के अंदर इस्तेमाल करता है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी झोंपड़ी को देखकर इंटीरियर डिजाइनिंग करने की कोशिश भी करता रहता है। जबकि मादा करीबी दरख्त पर आकर ठहरती है और इसकी झोंपड़ी और इसमें मौजूद डेकोरेशन का ठीक तरह से मुआयना करती है कि ये वाकई ही सिविक वाला लौंडा है कि नहीं। और जो नर ये सजावट का मुकाबला जीत जाए, ये लैला उसी की होती है। इनका मिलाप सिर्फ चंद सेकंड्स का होता है और जो नर अपना महबूब हासिल ना कर पाए वो जाकर ना तो नशा करने लगता है और ना ही महबूब आपके कदमों वाले बाबा जी के पास जाकर उनसे जादू टोने करवाने की कोशिश करता है, बल्कि अगले मिलाप के सीजन के लिए नए सिरे से मुख्तलिफ डेकोरेशन के साथ ये अपनी झोंपड़ी को फिर से बनाते हैं। और जिसका डेकोरेशन का सामान चोरी किया था उसको पता भी नहीं चलता और कुदरत का ये निज़ाम यूं ही चलता रहता है। इंसानों ने जानवरों को देखकर कैमोफ्लेज, यानी कि माहौल में छुपकर दुश्मनों से बचने की तकनीक सीखी, जिसे आज भी बहुत सारे जानवर शिकार करने के लिए या शिकारी से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो किसी की नज़रों में ना आए। जिसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है ये बटरफ्लाई, जो कि खूबसूरती और कैमोफ्लेज की आला तरीन मिसाल है, क्योंकि ये दुश्मन से बचाव के लिए अपने परों का सादा हिस्सा इस्तेमाल करती है और परों के बंद होने के साथ ये गहरी रगों के साथ एक खुश्क पत्ते से मिलता जुलता अपना रूप बना लेती है, जो कि दिखने में बिल्कुल मुरझाया हुआ एक खुश्क पत्ता लगता है, ताकि दुश्मन इसको देखकर इसका पीछा न करे। लेकिन जब इसके पर खुले हों तो यही बटरफ्लाई रंग बिरंगे किस्म के पैटर्न को जाहिर करती है, जो कि दुनिया के खूबसूरत तरीन पर कहे जाएं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नेचर सच में बहुत कमाल है। पहली नज़र में देखने पर यह अंगूर की पिक्चर आपको फोटोशॉप या फिर किसी इमेजिनरी फेरी टेल से आया हुआ कोई फल लग रहा होगा, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि ये रियल अंगूर हैं, जिनका साइज मुर्गी के अंडे से भी बड़ा है। और ये जापान के बहुत ही मशहूर नायाब अंगूर हैं, जिन्हें यहाँ पर VIP वैरायटी के नाम से लोग बेचते हैं, जिसकी एक थैली की कीमत तकरीबन $300 यानी पाकिस्तानी तकरीबन 45,000 रुपीज़ बनती है, जिसमें अंगूर के सिर्फ चंद दाने होते हैं, जबकि इसका वजन तकरीबन 1 किलोग्राम तक होता है। और मुझे लगता था कि यहाँ पर 150 रुपए में मिलने वाले अंगूर भी महंगे हैं। कहते हैं कि आर्टिस्ट किसी भी आम चीज़ को एक स्पेशल पीस ऑफ आर्ट के अंदर बदल सकते हैं और आर्ट को नए नए ऐसे तरीकों से पेश करते हैं कि लोग इनकी दाद दिए बगैर ना रह सकें। बिल्कुल ऐसे ही किया जापान के एक आर्टिस्ट ने, जो कि दरख्त के पत्तों को एक तस्वीरी आर्ट के अंदर बदल कर दुनिया को हैरान कर रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि रितु नामी इस नौजवान ने दरअसल एक ज़हनी बीमारी से लड़ने के लिए इन पत्तों को काट कर ये तस्वीरें बनाना शुरू की थी, जिसे ADHD कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट किसी भी एक चीज़ को ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता। सो इस तकनीक को सीखने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इस काम के अंदर माहिर होता गया, जिससे इसकी बीमारी अब ख़त्म हो चुकी है, और ये वीडियो भी। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।